हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एडू घोसला और हम लोग बात करेंगे आज पेडागॉजी इसेंशियल्स की। पेडागॉजी इसेंशियल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड फ्रेंड्स, जैसे अगर हम लोग बात करें सी टेट की, है ना। सी टेट में पेडागॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, झारखंड का टेट हो, झारखंड टेट जो अभी अपकमिंग है ना। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जो सीडीपी है, सीडीपी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और जब हम लोग सीडीपी की बात कर रहे हैं, है ना, तो सीडीपी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेशियो है लर्निंग थ्योरीज़ का, है ना। लर्निंग थ्योरीज़ जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं और एक एक करके हम लोग इस कोर्स में डील करते जाएंगे लर्निंग थ्योरीज़ को। तो आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी है जिससे मैं शुरुआत करने वाली हूँ, है ना, जिस लर्निंग थ्योरी से मैं शुरुआत करने वाली हूँ वो लर्निंग थ्योरी समझने से पहले हम लोग एक बात को ये समझ लेंगे कि लर्निंग थ्योरीज़ किस चीज़ पे फोकस करती हैं। जैसे लर्निंग थ्योरी लर्निंग पे फोकस करती है, जैसे नाम से पता चल रहा है, लेकिन लर्निंग कौन कराता है? लर्निंग कराने का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक टीचर का, है ना। टीचर प्लेज द वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, है ना। टीचर्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और टीचर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर हम लोग बात करेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, कि सबसे प्राथमिक जिम्मेदारियां क्या हैं एज अ टीचर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिम्मेदारी है टीचर की वो है टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न, बच्चों को मदद करना कि वो सीखें, है ना। और ये मदद कैसे होती है? 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिससे टीचर बच्चे को लर्न करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो एज अ बीएड एस्पिरेंट और बीएड कैंडिडेट, जब आप किसी टेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है ना। तो जब हम बीएड करते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ बताया जाता है कि लर्निंग के एम्स क्या हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि लर्निंग थ्योरी में वो कहाँ रोल प्ले करती है, ठीक है। तो जब बच्चा पढ़ने के लिए या सीखने के लिए जब हम उसे हेल्प आउट करते हैं तो सबसे बड़ा रोल किसका होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, कि हाउ अ टीचर इज़ कंसेप्चुअलाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चे को टीचर किस तरीके से कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके सिखा रही है ना। और ये बच्चा तभी सीख पाता है व्हेन द टीचर इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रेट क्लासरूम, है ना। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन जब आपका बहुत अच्छे से आप जब उसे हैंडल कर रहे हैं, इट मीन्स कि you are heading towards your educational goals and procedures, ठीक है। तो एजुकेशनल गोल्स जब हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं, बच्चे को जब हम कुछ सिखाते हैं, हमारा एम क्या है, गोल क्या है, कि बच्चा क्या सीखेगा या कितनी देर में सीख पाएगा या किन किन प्रोसेसेस से सीखेगा, तब हम क्लासरूम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप तैयार करते हैं और वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंसेप्चुअलाइज करता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि एज अ टीचर हाउ अ टीचर इज़ रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ चिल्ड्रन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टीचर जब बच्चे को सिखाता है ना, तो देर आर मैनी बिलीव्स बिहाइंड दैट ब्रेन ऑफ टीचर, है ना। टीचर बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम सबकी एक पर्सनल बिलीफ होती है ना।
तो जब टीचर्स की पर्सनल बिलीफ की हम बात करेंगे तो अलग अलग बिलीफ्स हैं। जैसे जितने ही अलग लोग होते हैं उतनी अलग उनकी सोच होती है ना, उनकी विचार, आइडियाज़, बिलीफ्स होते हैं। सेम इट फॉलोज विद द टीचर ऑल्सो, है ना। टीचर के साथ भी यही फॉलो होता है, क्योंकि टीचर भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना। तो एज अ टीचर उनकी बहुत सारी बिलीव्स होती हैं। कोई टीचर ऐसा कंट्रोल करता है बच्चों को कि नहीं, ये मेरे फिक्स सेट ऑफ बिलीव्स है, हर बच्चे को यही फॉलो करना है, और कोई उसमें चेंजेस नहीं लाना चाहता है टीचर। कुछ अलग तरह के टीचर होते हैं जो क्या करते हैं, अपने सेट ऑफ बिलीव्स को डिफरेंट कंडीशंस के लिए अलग अलग देखते हैं, है ना। वो ट्राई करते हैं कि बच्चा अलग अलग तरीक़ों से भी सीख पाए, ठीक है। एक अलग तरह के टीचर होते हैं जो रिपीटेशन पे फोकस करते हैं, यानी हर चीज़ को टीचर फोकस करता है कि रिपीट करो, रिवाइज करो, एक ही चीज़ को बार बार दोहराओ, देन ओनली यू विल अटेन लर्निंग, तब लर्निंग होगी। उनका ऐसा मानना होता है कि यही बेस्ट मेथड है सीखने का। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेशन के मेथड को बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि लर्निंग कभी भी रिपीटेशन से नहीं हो सकती है ना। उनका ऐसा मानना होता है कि नहीं, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, नई मेथड, नई आइडियोलॉजी को वो ऐड करते हैं। तो ये सारी जो हैं, ये सेट ऑफ बिलीफ्स हैं जो एज अ टीचर सोचता है और अपने जो उनके चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर वो फॉलो कराता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिफरेंट बिलीफ्स की जो टीचर सोचता है। तो जब इतने डिफरेंट बिलीफ्स थे तो हम एज अ टीचर बच्चे को किस तरीके से सिखाएं, क्या मेथडोलॉजी हो। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पे रिसर्च किया एंड दे फाइंड आउट एंड दे केम अप विथ न्यू थियोरीज, ठीक है। एक एक करके हम लोग थ्योरीज देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने साइकोलॉजिस्ट जो ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को, है ना। एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना था कि उन्होंने सबसे पहले तो डिवाइड कर दिया कि स्कूल ऑफ थॉट्स कितने हो सकते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया मेजरली। एक लर्निंग थॉट की स्कूल को कहा बिहेवियरिस्टिक और दूसरी को कहा कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। और जैसा कि पिक्चर से वेरी मच इट इज़ क्लियर कि पहली थ्योरी या पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो पूरी तरह से बिलीव करता है बिहेवियर पर या बिहेवियरल स्टडी पर या बिहेवियरल चेंजेस पर, ठीक है, कि कैसे किसी व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज आता है। इट मीन्स कि लर्निंग हो रही है, ठीक है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट इससे बिल्कुल डिफरेंट सोच रखता है, वो कॉग्निशन की बात कर रहा है, यानी कि ब्रेन, इमोशंस, जिन चीज़ों को फील कर सकता है ह्यूमन बीइंग, है ना, मेमोरी, इमोशन, थॉट्स, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है ना। तो ये 2 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे इस क्लास में, मेजरली हम लोग देखेंगे बिहेवियरिस्टिक थ्योरी की थ्योरीज को, ठीक है। तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को ऐसे समझते हैं कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि उसमें मेन जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मेन एलिमेंट्स क्या हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट जो थ्योरी दी गई है लर्निंग की, उसे जिन लोगों ने डेवलप किया है उन्हें हम कंटेम्प्रेरी बिहेवियरिस्ट भी कहते हैं। एक तो कंटेम्प्रेरी बिहेवियरिस्ट भी कहा जाता है उन्हें, या उन्हें एसआर साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। एसआर साइकोलॉजिस्ट, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उसे शॉर्ट फॉर्म में एसआर साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो स्टिमुलस क्या है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में
कि एक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है ना। तो वाइल्ड एनिमल को देख के सबसे पहले हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है? डेंजर, डर की। व्यक्ति डर जाता है और डर के क्या करता है? भागने लगता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रिस्पॉन्स था किसके प्रति? स्टिमुलस के प्रति, है ना। हम डर गए और डर के भागने लगे, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है एस और आर के बीच में, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, इसी बिहेवियरल स्टडी को हमारे कंटेम्प्रेरी बिहेवियरिस्ट ने स्टडी किया, ठीक है। उनका कहना था कि बिहेवियर जो है वो कंप्लीटली कंट्रोल्ड किसके द्वारा होता है? एनवायरमेंटल कंटिजेंसीज के द्वारा, या एक्सटर्नल जो भी रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं, या कोई रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? कि हम किन चीज़ों से बूस्टअप होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हमारे बिहेवियर में चेंज कैसे आया? हमने एक वाइल्ड एनिमल देखा, उसे देखते ही हम लोग डर गए, डर के ह्यूमन भागने लगा। तो हमारे अंदर भी एक रीइंफोर्समेंट हुआ, पर कैसा रीइंफोर्समेंट हुआ? डर का, है ना, डर का। तो डर ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या किया? एक लिंक बैठाया, है ना। देयर इज अ लिंक बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो इसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बिहेवियर का ही जो रोल है, जो पूरी मेथडोलॉजी है, उसे हम लोग देखेंगे इस थ्योरी में, मतलब बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट में, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी की जो लर्निंग थ्योरी है, उसे देखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि बिहेवियर एक्चुअली है क्या। इसे एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ पेडागोजी टॉपिक आप क्या समझ सकते हैं? तो बिहेवियर क्या होता है? जैसे क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको, है ना। एज अ टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में, या जब आपने टीचर ट्रेनिंग की होगी तो आपने देखा होगा क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ा रहे हैं तो पूरी की पूरी क्लास पढ़ रही है या पूरी की पूरी क्लास नहीं पढ़ रही है, ऐसा नहीं होता। उनके बिहेवियरल पैटर्न अलग अलग होते हैं, है ना। तो जब भी हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्स की, है ना, कि बच्चे का जो रिस्पॉन्स है, जैसे कोई बच्चा बहुत शरारती होता है क्लास में, कोई बच्चा बहुत साइलेंट है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसके रिस्पॉन्स कैसे, किस तरह से बिहेव करते हैं या क्यों उस तरह के होते हैं, वो अफेक्टेड कहाँ से है? उसके पास्ट और प्रेजेंट से। जब भी कभी आप बच्चों के बिहेवियर में कोई अलग चेंज देखें या बिहेवियरल पैटर्न को अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो बच्चे के पास्ट या प्रेजेंट इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है। तो बच्चे के पास्ट और प्रेजेंट इन्वायरमेंट से आप ये समझेंगे कि बच्चे का इस तरह का बिहेवियर क्यों है ना। एंड बिहेवियर क्या होता है? ऑल बिहेवियर इज़ अ लर्न्ड बिहेवियर, यानी कि बच्चे ने वो सारा बिहेवियर जो है वो सीखा है ना। बाय बर्थ कुछ भी नहीं है उसके बिहेवियर में, है ना। वो सब बच्चा बाय ग्रोथ धीरे धीरे ग्रेजुअली लर्न करता है और वो सारी चीज़ें उसके बिहेवियर में फ्लैश करती हैं। और बच्चे क्या होते हैं ना, वो मिरर इमेज बनाते हैं अपने आसपास, वो जो भी देखते हैं उससे डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं देख रहा है या उसे कुछ पता नहीं चल रहा है, बट नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे जो हैं बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और हर चीज़ देखने के बाद वो खुद भी करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की पास्ट और प्रेजेंट इन्वायरमेंट की, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्लासरूम में ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स होते हैं, हर क्लासरूम में आपको मिलेंगे ऐसे स्टूडेंट्स, है ना। तो ये ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स कैसे हैं? इन्होंने ये जो लर्न बिहेवियर की बात की, लर्न बिहेवियर कहाँ से सीखा है? इन्होंने अपने इन्वायरमेंट से सीखा है कि किस तरह से हम डिसरप्शन फैलाएं, किस तरह से हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करें क्लास में, कियोस क्रिएट करें, और जिससे उन बच्चों को अटेंशन मिले,
अटेंशन सीकर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें क्या होता है, इन्हें या तो अपने फ्रेंड सर्कल में अटेंशन नहीं मिलता, या तो पेरेंट्स से अटेंशन नहीं मिलता, या तो कुछ तो लिंक होता है उनके बिहेवियर में या उनकी प्रेजेंट या पास्ट एनवायरनमेंट में, जिस वजह से वो क्या करते हैं, अटेंशन सीक करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, क्लासरूम में ट्रबल मचाते हैं। एक तो ये हो गए। एक दूसरी तरह के बच्चे होते हैं विड्रॉन स्टूडेंट्स। विड्रॉन स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, बिल्कुल ही जो क्लासरूम में रिजर्व्ड रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, है ना। आपके भी क्लासरूम में आपने देखा होगा एज अ टीचर ट्रेनी, जब आप अपने कॉलेज में या स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उस दौरान आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं क्लासरूम में बिल्कुल रिजर्व रहते हैं, एकदम चुपचाप, कितना भी उनसे सवाल जवाब पूछो, कितना भी लेक्चर दे दो, कितना भी मोटिवेट कर दो कि, बट उन्हें अगर रिजर्व रहना है, साइलेंट रहना है, तो वो वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा है ऐसा अपने पास्ट एनवायरनमेंट से या प्रेजेंट एनवायरनमेंट से। तो ये क्या हुआ, बच्चों ने जो सीखा है उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि बिहेवियर का कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की लर्निंग में। आगे देखेंगे, ये जो लर्निंग थ्योरी जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये लर्निंग थ्योरी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लर्निंग थ्योरी से आती ही हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे पावलोव की जो लर्निंग थ्योरी है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पूरा नाम जानना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो मिस्टर पावलोव ने दी है, उनका पूरा नाम क्या है, इवान पावलोव। ठीक है, और इवान पावलोव बाय प्रोफेशन क्या थे, फिजियोलॉजिस्ट। फिजिशियन सुना है आपने, फिजिशियन जो डॉक्टर होता है ना, जनरल फिजिशियन जिन्हें हम कहते हैं। तो ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे बाय प्रोफेशन, बट किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी के दौरान वो कुत्तों के साथ काम कर रहे थे, और उनके साथ इंसिडेंटली काम करते करते उन्हें ये महसूस हुआ कि डॉग्स की लर्निंग बिहेवियर में कुछ चेंजेस उन्हें दिखे, और उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस पूरी थ्योरी में उन्होंने क्या किया, एक डॉग के साथ पूरी थ्योरी को कंडक्ट किया। इस पूरी थ्योरी में उन्होंने क्या किया कि एक बेल, जो घंटी होती है, बेल के साउंड से एक भूखे डॉग के सामने बेल का साउंड किया, और उस साउंड के साथ उसे फूड भी प्रोवाइड कराया। तो उन्होंने घंटी बजाई, जब डॉग ने उन्हें देखा तो साथ में, क्योंकि वो डॉग जो था वो भूखा था, उसे खाना भी दिया गया। तो अब क्या हुआ, बार बार ये करने से देखिए बेल जो है, बेल से तो डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो बेल क्या हो गया, उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉग के लिए, है ना। डॉग के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, फूड। तो कई बार ऐसा करने के बाद क्या हुआ, डॉग को जैसे ही खाना मिलता था बेल के रिंग के बाद, वो डॉग सेलिब्रेट करता था, उसकी लार टपकने लगती थी खाने को देख के। धीरे 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 मिस्टर पावलोव ने क्या किया, खाना देने से पहले वो बेल बजाते थे, है ना। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, घंटी तो बजाई पर खाने को स्किप कर दिया, और उन्होंने ये रीड किया, ये ऑब्ज़र्व किया कि सेलिब्रेशन तब भी हो रहा है जब खाना नहीं दिया जा रहा है। इट मीन्स इस सिचुएशन में उसकी कंडीशनिंग हो गई कि घंटी बजने से डॉग को लगता था कि अब उसे खाना मिलेगा, और वो सेलिब्रेट करता था। ठीक है, तो क्या हो गई, पावलोव ने ये आइडेंटिफाई किया, ये ऑब्ज़र्व किया कि फूड एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था लर्निंग से पहले। ये जो डॉग की लर्निंग हुई ना, घंटी बजाना, खाना देना, फिर घंटी बजा के खाना देना, और फिर एक बार कुछ रिपीट ट्रायल्स के बाद घंटी तो बज रही है लेकिन खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बेल जो कि एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था, वो कंडीशनड स्टिमुलस में चेंज हो जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है। ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है हमारे इस कंडीशनिंग थ्योरी में,
जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पहले समझेंगे कि बेल का क्या रोल है डॉग के लिए। तो बेल का तो कोई मीनिंग नहीं है डॉग के लिए, द बेल विच हैज़ अ नो पर्टिकुलर मीनिंग फॉर अ डॉग, है ना। लेकिन एक समय के बाद रिपीट ट्रायल्स में करते करते बेल के साथ खाना, बेल के साथ खाना, और एक समय के बाद खाने को स्कीप कर देने से क्या होता है कि बेल की आवाज़ से डॉग को सैल्वेशन होता है, और वो हमारा क्या बन जाता है, बेल एक कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। ठीक है, अब आगे हमें ये समझना है, एक सेकेंड, आगे हमें ये समझना है, आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये समझेंगे कि कंडीशनिंग से पहले क्या होता है। कंडीशनिंग यानी कि उनके डॉग के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, तब क्या सिचुएशन थी। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि डॉग के बिहेवियर में, देखिए बिफोर कंडीशनिंग डॉग जो है, यहाँ पे देखेंगे ये है एक न्यूट्रल स्टिमुलस डॉग के लिए। बेल घंटी बजेगी तो डॉग को क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, नो कंडीशन रिस्पॉन्स। और यहाँ देखिए उसको सैल्वेशन हो रहा है, नो सैल्वेशन, कोई लार नहीं टपक रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ घंटी बजी, ये हो गया स्क्रीन स्टेप 1, अब ये हो गया स्टेप 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, घंटी बजने के बाद उसे खाना मिल रहा है, खाना देख के डॉग को सैल्वेशन हो रही है ना। तो ये भी अनकंडीशन स्टिमुलस है और सैल्वेशन भी अनकंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, अब जब डॉग की कंडीशनिंग के दौरान क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ठीक है, क्या हो रहा है, बेल के साथ फूड भी मिल रहा है, तो रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, डॉग इज सैलिवेटिंग, तो ये भी एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, खाना देख के बेल बज रही है, खाना मिल रहा है, सैलिवेट कर रहा है डॉग। आफ्टर मैनी ट्रायल्स, कई कोशिशों के बाद, कई बार रिपीटेशन के बाद जब डॉग की कंडीशनिंग हो जाती है, तब खाने को कर दिया गया है स्किप। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये पिक्चर नंबर 3 है, ये पिक्चर नंबर 4 है। तो यहाँ से फूड को कर दिया गया है स्किप और बेल बन गया है कंडीशन स्टिमुलस, और सैल्वेशन भी हो चुका है कंडीशन, रिस्पॉन्स में चेंज। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से अनकंडीशन स्टिमुलस, एक सेकेंड, किस तरह से अनकंडीशन स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस में चेंज हो रहा है ना। यहाँ देखिए अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कंडीशनड रिस्पॉन्स में चेंज हो रहा है ना। यानी ये क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने, किसे, फूड को, है ना, फूड को सब्स्टिट्यूट किससे किया गया, बेल से। दैट इज वाई क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन। स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि पहले डॉग को फूड देख के सैल्वेशन हो रहा था, है ना, फूड देख के डॉग की लार टपक रही थी, लेकिन आफ्टर मैनी ट्रायल्स, मैनी रिपीटेशन, फूड के स्कीप करने के बाद, यानी फूड को सब्स्टिट्यूट किससे कर दिया गया, बेल से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। दैट इज वाई दिस थियरी इज ऑल्सो नोन एज स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इफ़ अगेन स्टिल यू हैव सम डाउट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, इससे सवाल बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में स्टोरी नहीं पूछी जाती है ना। एग्ज़ाम में आपके टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे कि बिफोर कंडीशनिंग की सिचुएशन क्या है,
तो नेचुरल स्टिमुलस क्या था हमारा? फूड। खाना क्या है? नेचुरल स्टिमुलस। तो खाना देख के नेचुरल रिस्पॉन्स होगा सैल्वेशन, दिस इज वेरी नॉर्मल, है ना। तो फूड हमारा क्या होगा? अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स भी अनकंडीशन। इसके लिए कोई नथिंग इज रिक्वायर्ड। खाना देखा, कुत्ते को भूख लगी, है ना, दिस इज वेरी नेचुरल। इसमें कुछ चेंजेस या कुछ इफ और बट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज जब कंडीशनिंग हो रही है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या है? बेल की रिंगिंग, यानी रिंगिंग ऑफ बेल के साथ, यहाँ देखिए प्लस साइन में फूड है, यानी बेल रिंग के साथ जब फूड दिया जा रहा है डॉगी को, तब भी डॉग क्या कर रहा है? सैलिवेट कर रहा है। तो ये अभी भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ठीक है। और आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, रिंगिंग ऑफ बेल क्या है? आर्टिफिशियल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा डॉग को। तो ये क्या है? हमने कंडीशन चेंज की है, यहाँ पे उसकी कंडीशनिंग हो रही है। दिस प्रोसेस इज ड्यूरिंग कंडीशनिंग, है ना। ये प्रोसेस क्या है? ड्यूरिंग कंडीशनिंग की प्रोसेस है ना। ये जो प्रोसेस है ड्यूरिंग कंडीशनिंग की, ठीक है। ये जब बेल और फूड दोनों साथ साथ दे रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशनिंग शुरू हो रही है, और कंडीशनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ बिल्कुल ध्यान देना है कि सिर्फ बेल प्रोवाइड कराया जा रहा है डॉग को, तब भी डॉग इज सैलिवेटिंग, है ना। तो किस तरह से आप देखिए, किस तरह से हमारा यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है आफ्टर कंडीशनिंग। सो दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। UCS unconditioned stimulus, UCR unconditioned response, CS conditioned stimulus and CR unconditioned stimulus। ये एग्जाम में आते हैं, ये टर्म्स आपको दे दिया जाएगा कि कौन सा जो एलिमेंट है वो अनकंडीशन था, कौन सा एलिमेंट है जो कंडीशन था। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, कभी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपको लगे कि कहीं कोई कंफ्यूजन है ना, जब भी लगे कोई कंफ्यूजन है तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को एक बार देख लें, रिवाइज कर लें। इट विल मेक यू रिवाइज और मेक यू अंडरस्टैंड कि कहाँ UCS है, किस टर्म में हम CS या CR यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का। बहुत सारे जो लोग हैं या बहुत सारे टीचर्स समझ लीजिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में उसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, बट ये एक एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा टर्म है जो उससे रिलेटेड है। तो ये टर्म क्या है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसे ऐसे समझेंगे कि जैसे डॉग को बेल की रिंग के बाद, है ना, सैलिवेट होने लगता है कंडीशनिंग के बाद, आफ्टर कंडीशनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो व्हेन द डॉग स्टार्टेड सैलिवेटिंग विद द रिंगिंग ऑफ बेल, तो अब क्या होता है, जब स्टिमुलस जनरलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है कि बेल के रिंगिंग से तो डॉग को सैलिवेशन हो रही है आफ्टर कंडीशनिंग, बट बेल के रिंगिंग की आवाज़ के सिमिलर अगर कोई दूसरी आवाज़ अगर होती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई हॉर्न बज रहा है, उस तरह का कोई सायरन की आवाज़ है ना, किसी भी तरह की थोड़ी सी सिमिलैरिटी अगर है, अगर होती है, तो क्या होता है, डॉग फिर से उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मतलब कि डॉग जिसकी कंडीशनिंग हो चुकी है बेल के रिंग के साथ, अब क्या हो रहा है, वो उससे रिलेटेड जो सिमिलर स्टिमुलस हैं उनके साथ भी वो क्या हो रहा है, अपने कंडीशनिंग को कंटिन्यू कर रहा है, जनरलाइज्ड महसूस कर रहा है, ठीक है।
एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो एग्जाम में जब भी सवाल आए कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ whom, तो दैट इज रिलेटेड विथ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पैवलोव। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, एंड इफ अगेन यू पीपल हैव एनी डाउट, just comment below and I will go through your doubts. Okay, and thank you everyone for joining Edu Ghosla। मेरी क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।